हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ के ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को, जो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसे जल्दी से सोल्व कर सकते हैं तो आपको लगभग एग्ज़ाम में आपको 50 प्रश्नों को सोल्व करना होता है। तो चलिए हम कैसे किसी भी मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कैसे जल्दी से सोल्व करेंगे, उसका क्या ट्रिक रहने वाली है, वो सारे इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को बिना स्किप को लास्ट देखना। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हमारा इस वीडियो का सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो हमें जैसा कि पता है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या होती है वो होती है 4। कौन सी होती है? 4 है जो सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो हमारा इसका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाई क्या है। तो पाई कैसी संख्या है? तो जैसे कि हमें पता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्याएं हैं। तो कौन एक अपरिमेय संख्याएं? अपरिमेय संख्या को कैसे पहचाना जाता है? जो रूट के अंदर रह जाता है उसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं होता है, उसे हम अपरिमेय संख्याएं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम देखते हैं ऑप्शन ए को, ऑप्शन ए में दिया हुआ 3/4। तो 3/4 को जैसे हम काटते हैं, 3/12 को जैसे हम काटते हैं तो 1/4 आ जाता है यहाँ पर। तो 1/4 का हम यहाँ से रूट निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा रूट से बाहर? 1/2। इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ये एक परिमेय संख्याएँ हैं। उससे आगे हम देखते हैं 2/10। इसे हम जैसे काटते हैं तो 1/5 आ जाता है। तो हम रूट के अंदर 1/5 को जब रखते हैं तो इसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, इसलिए 2/10 है जो एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। बाकी 7/7 को काटेंगे तो रूट के अंदर 1 बचेगा और 1 का वर्गमूल निकल जाता है। यहाँ पर जैसे ही रूट से हम गुना करते हैं, जब भी √2 में √2 से गुना करेंगे तो हमारा सिर्फ 2 बचेगा। ये भी एक परिमेय संख्या है। तो हमारा ऑप्शन बी जो दिया हुआ 2/10 ये एक अपरिमेय संख्याएँ है। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि दो संख्याओं का लसा तथा मसा बराबर है तो संख्याएं क्या होगी। जब दो संख्याओं का लसा और मसा दोनों बराबर होती है तो संख्याएं हमेशा बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया हमसे कि यहाँ पर रेकरिंग का प्रश्न है कि 0.29 पर रेकरिंग दिया हुआ, तो इसको हम जब रेकरिंग हटाएं तो क्या आएगा। तो रेकरिंग हटाने का हमारा क्या तरीका होता है? तो हम जैसे ही यहाँ पर दिया हुआ 0.29 इस पर ऐसे रेकरिंग है, तो रेकरिंग हम जैसे हटाते हैं पॉइंट के बाद से, तो हम रेकरिंग और पॉइंट को हटाएंगे तो जितना अंक पर रेकरिंग रहता है उसके बटा में हम जितना अंक पर रहता है उतना 9 लिखते हैं। तो क्या हमारा आ जाएगा? हम जब से यहाँ हटाते हैं रेकरिंग तो 29 ऊपर रहेगा और दोनों पर जब रेकरिंग हटा तो नीचे डबल 9 आ जाएगा। तो क्या 29/99 इसका सही जवाब है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 29/99। उसे हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा अगला प्रश्न है कि 1 - sin² 60 का मान क्या होगा। तो 1 - sin² 60 का मान क्या होता है? जैसे कि हमें पता है कि sin 60 का मान क्या होता है, तो 1 लिख दिए और sin 60 का मान होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। लेकिन इसका हमें स्क्वायर कर देना है, तो ऐसे में स्क्वायर कर लेते हैं। बाकी 1 माइनस करते हैं, √3 का स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ 3 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। जैसे इसके हमें एलसीएम लेते तो 4 एलसीएम आएगा, 4 - 3 हो जाएगा। यहाँ पर जब घटाएंगे तो 1/4 आएगा हमारा आंसर। तो 1/4 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1/4। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत दशमलव प्रसार कैसे पहचानते हैं किसका दशमलव प्रसार शांत होता है? उसका हम हर को फैक्टर करते हैं। उसके हर के फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई अगर संख्या आए तो वो अशांत होता है, और 2 और 5 आता है तो उसी को हम शांत बोलते हैं। जैसे कि हम पहले को इसमें यहाँ पर इसके हर को हम फैक्टर करेंगे 7/40 को, तो 40 के जैसे हम फैक्टर करेंगे हम, तो कैसे फैक्टर होगा? 2 गुना 2 गुना 5 गुना क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, दूनी 20 और एक और 2 आ जाएगा। तो ऐसे हम इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? इसका फैक्टर करने पर 7/2 के पावर क्या आ गया? 3 आ गया और 5 के बार आया, 1 बार आया है। तो हमें ये शांत है क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा और भी कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए क्या ये हो जाएगा? जो ऑप्शन ए इसका दिया हुआ बिल्कुल सही जवाब है, 7/40 एक शांत है। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जिसमें और अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अभी अशांत बताना है, मतलब जिसके हर में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए वही अशांत होता है। जैसे कि हम पहला को तोड़ेंगे 5/8 को, तो 8 को जैसे ही तोड़ते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 में टूटेगा, ये तो शांत हो जाएगा।
जैसे हमें अशांत बताना है तो 15 को तोड़ते हैं 6/15 को, तो 15 को तोड़ेंगे 3/5। जैसे इसे काट दे 3 दूनी 6 होते 2/5, यहाँ पर भी 5 है इसलिए ए भी शांत हो जाएगा। 512 के भी तोड़ेंगे तो इसमें भी सिर्फ 2 ही 2 आता है तो ये भी शांत हो। लेकिन जैसे ऑप्शन डी को तोड़ेंगे यहाँ पर 743 को, तो 743 टूटता है 7 गुना 7 में, इसलिए ये ऑप्शन डी है जो अशांत दिया हुआ है 31/343। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जिसमें हमें पूछा जा रहा है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या आएगा। तो 400 के अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं कैसे, तो पहले 400 हम लिख लेते हैं, इससे अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से लगाएंगे तो 200 आएगा, वैसे ही लगाते जाते हैं, फिर हमें 100 मरतबे लगेगा, फिर आगे लगाएंगे तो 50 आएगा, फिर आगे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 25 आएगा, फिर आगे लगाते हैं हम तो कितना आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर 5 का घातांक जब पूछा गया है तो 5 कितना बार आया, तो 5 आया 2 बार यहाँ पर, तो 5 के पावर 2 है इसलिए 5 2 बार है, इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 5 का घातांक कितना होगा 2 होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 तथा मसा 130 15 मसा 100y, तो 100y का मान क्या आएगा। जैसे हम इसे तोड़े हैं तो 15 गुना 8 में तो हमारा 100y का मान भी हो जाएगा 15 और 8। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 125 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। 125 को हमें रूट से बाहर निकालना है, तो कैसे तोड़ते हैं 125 को, तो 125 को जब भी तोड़ेंगे हम तो 5 गुना 5 में टूटेगा 125। जैसे हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 2 गो में से 1 बाहर निकलेगा, यानी 5 और 1 5 अंदर बच जाएगा, तो 5√5 हमारा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सहअभाज्य है। सहअभाज्य किसको बोलते हैं, जिसके बीच में कोई भी हम जिसे कॉमन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 9 और 16 में हमें कोई भी संख्या यहाँ पर कॉमन नहीं है, इसलिए एक क्या हो जाएगा सहअभाज्य हो जाएगा। वैसे 2184 को हम जैसे देखते हैं तो 2184 में कॉमन 21 मिलता है, और 15-20 में कॉमन क्या मिलता है, हम 5 कॉमन कर सकते हैं, और 13-65 में क्या कॉमन हो जाएगा, तो 13-65 में 13 कॉमन हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन ए इसका हो जाएगा जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन ए है जो इसका बिल्कुल सही जवाब है 9 और 16। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या क्या होती है, तो जब भी रैखिक बहुपद होता है वो हम एक चर वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो रैखिक बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या हमेशा 1 होती है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है हमसे कि बहुपद x-1 का शून्याङ्क क्या होगा। तो बहुपद x-1 एक रैखिक बहुपद है, इसलिए इसका शून्याङ्क का मान भी क्या आएगा 1 आएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्याङ्क यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद क्या आएगा। तो -4 एवं 7 द्विघात बहुपद क्या आएगा, तो हमें जैसे पता होना चाहिए द्विघात बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला होता है क्या, कि x स्क्वायर क्या होता है यहाँ पर x स्क्वायर माइनस होता है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। हमें ये फार्मूला पता होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर करेंगे x स्क्वायर, फिर क्या दोनों को जोड़ना है तो -4 और 7 को जोड़ेंगे तो आपस में दोनों घट के 3 बचेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x हो जाएगा। फिर दोनों को गुना करना है प्लस से, -7 में 4 से करना तो -28 होगा, इसलिए -28 यहाँ पर आ जाएगा। और हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है x स्क्वायर -3x -28 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल 5 और 6 है तो द्विघात बहुपद क्या। शून्याङ्कों का योग मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी का मान दिया हुआ है जो 5 है, और गुणनफल क्या a इंटू बी का मान दिया हुआ 6 है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका द्विघात बहुपद। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं कि x स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स, और फिर क्या हो जाता है प्लस a इंटू बी। तो हमें ये फार्मूला लगाना है तो क्या आएगा यहाँ पर हमें बन के, तो x स्क्वायर तो लिखना ही है, फिर a प्लस बी का मान क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है तो -5x हो जाएगा, और a इंटू बी का मान क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ तो +6 हो जाएगा। तो हमारे x स्क्वायर -5x + 6 किस ऑप्शन में है, तो x स्क्वायर -5x + 6 ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जिसमें पूछा रहा हमसे कि यदि बहुपद y स्क्वायर -6y + 8 के शून्याङ्क अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आएगा। तो जैसे कि हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
तो जब भी अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं तो होता है C/A। तो C हम किसको बोलते हैं, तो C हमें सबसे लास्ट वाला का बोला जाता है जिसमें कोई भी x y नहीं लगा रहे। तो C का मान दिया हुआ 8 और A बोलते हैं जो x के आगे या y के आगे लगा रहे। तो y के आगे क्या लगा हुआ, बाई स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ, 1 लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8/1, यानी से हम 8 सिर्फ लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं जिसमें पूछा है हमसे कि बहुपद f(x) बराबर 3x² - 7x + 2। तो f -1 लेना है, मतलब x की जगह पर -1 रख देना है और हमें मान पुट करके निकाल लेना है। तो कैसे इसका निकालना मान है, तो x की जगह पर क्या हम रखते हैं, -1 रखना है। तो यहाँ पर 3x² दिया हुआ है, तो x² की जगह पर -1 का स्क्वायर हो जाएगा और -7x है तो 7 इंटू क्या आ जाएगा, तो 7 इंटू -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर +2 है तो हमें +2 लिख देना है। इसे हम जैसे सोल्व करेंगे तो 3 और 1 -1 का स्क्वायर 1 होता है। इसे 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। अब -7 में -1 से गुना करेंगे तो +7 आ जाएगा और +2 हमें दिया हुआ है। सब कुछ जब जोड़ेंगे तो हमारा 7 3 10 और 2 12 आ जाएगा। इसलिए जो 12 ऑप्शन में किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं जिसमें पूछा रहा हमसे कि बहुपद x² - 3 के शून्यांक क्या है। तो x² - 3 का क्या शून्यांक हो जाएगा, जैसे हमें इसका शून्यांक निकालने के लिए क्या करते हैं, x² - 3 बराबर 0 रखेंगे तो हमें x² बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमें x का मान निकालेंगे तो जैसे ही रूट में चला जाएगा 3 तो प्लस माइनस रूट लग जाएगा। जब भी हम इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो पहला हमारा निकल के आएगा √3 और दूसरा निकल के आएगा -√3। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 3 -√3। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं जिसमें हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन 6x - 2y बराबर 0 और 10x + 2y बराबर 32 का हल होगा। तो इसे आप लोग सोल्यूशन करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसे कैसे ऑब्जेक्टिव से कैसे इसे सोल्व करना, जल्दी से ट्रिक से आप इसे जल्दी से सोल्व करने के लिए हमें ऑप्शन पर ध्यान देना होता है कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि x बराबर 6 और y बराबर 6। जैसे यहाँ पर हम x बराबर 6 और y बराबर 6 पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर x का मान 6 रखेंगे 36 हो जाएगा और y का मान जैसे 6 रखेंगे तो 12 हो जाएगा। और जब 36 में से 12 घटाएंगे तो हमारा 0 नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल गलत जवाब है। चलिए हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला ऑप्शन दिया हुआ x बराबर 2 और y बराबर 6। जैसे यहाँ पर x बराबर 2 रखते हैं तो 6 दूनी 12 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे, फिर y का मान 6 रखते हैं तो यहाँ पर 6 दूनी 12 आ जाएगा। जब दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी सेटिस्फाई करता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 21 नंबर है कि यदि रेखाएँ 4x + py बराबर 6 है तथा 12x + 9y बराबर 15 है तो p का मान क्या आएगा। तो हमें समांतर यहाँ पर दिया हुआ है कि 4x + py बराबर 6 तथा 12x + 9y बराबर 15 समांतर है तो p का मान क्या आएगा। हमें पता होने के समांतर होने के लिए क्या हमें कंडीशन अप्लाई करना होता है, तो हमारा होता है a1/a2 बराबर क्या होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। हमें इस पर सेटिस्फाई कराना होता है। a1 का मान किससे बोलते हैं, तो ये a1 हो गया, a2 हो गया, b1 हो गया, b2 हो गया, वैसे c1 और c2 होता है। तो a1 का मान कितना दिया हुआ, a1 का मान है 4 और b1 का मान दिया हुआ 12। वैसे ही हम आगे जाते हैं, b1 का मान क्या दिया हुआ है, सॉरी a2 का मान 12 है, b1 का मान क्या हमें दिया हुआ है, p दिया हुआ है और b2 का मान क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। जैसे हमें p का मान निकालना तो p हमारा आ गया, तो आगे c1 c2 पर हम नहीं ध्यान देंगे। तो यहाँ जैसे ही काटते हैं वैसे 4 तिहाई 12 और ये 3 तिहाई 9 कट जाएगा, तो हमारा p का मान क्या आ जाएगा, तो p का मान हमारा आ जाएगा 3 आ जाएगा। किस ऑप्शन में 3 है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 3। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय x + 2y बराबर 3 है और 5x + ky बराबर 15 है तो अनगिनत हल के लिए k का मान क्या होगा। तो अनगिनत हल भी उसी को बोलते हैं जो समांतर होता है। तो फिर से वही कंडीशन अप्लाई करें, यहाँ पर क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। हमें इस पर ही सेटिस्फाई कराना होता है। तो a1 का मान क्या दिया हुआ है अभी, तो x का कुछ नहीं है तो 1 रखते हैं। a2 का मान क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। फिर क्या b1 का मान क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और b2 का मान क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है। जैसे हम यहाँ पर इसको हल करते हैं तो k में 1 से गुना करेंगे तो k आएगा और 5 में जैसे 2 से गुना करते हैं तो क्या हमारा आ जाएगा निकल के। तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है 10। क्या हो जाएगा, 10 इसका सही जवाब है। चलिए हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, जिसका घात 2 हो।
जैसे हम यहाँ पर देखते हैं इसका घात तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, बट यहाँ पर जैसे ही गुना करेंगे एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर ए साइड भी हो जाएगा बराबर के साइड भी हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा तो हमें इसका जो घात है वो 2 नहीं बचेगा, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। हम अगला के देखते हैं, जैसे तो इसे हल करते हैं तो हम a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो इधर तो एक्स स्क्वायर बचेगा और फिर हमारा क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा और फिर हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और इधर देखते हैं तो 3x है और इधर हो जाएगा 12, तो हमें एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, बाकी सारे ऑप्शन में एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 है तो मूल क्या होंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए के जगह पर पी दे दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं ए की जगह पर पी दिया हुआ है और बी की जगह पर क्यू है और सी की जगह पर आर है। तो हमें जैसे कि पता होना चाहिए कि मूल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमें पता होना कि माइनस बी होता है और प्लस माइनस क्या होता है अंडर रूट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है और बटा में क्या होता है 2a होता है। इस पर हमें पुट करना है क्या, बी की जगह पर क्या दिया हुआ है क्यू दिया हुआ है तो माइनस क्यू आ जाएगा और प्लस माइनस फिर क्या हमें रूट में लिखना होता है बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर क्या दिया हुआ है क्यू दिया हुआ है तो क्यू स्क्वायर माइनस 4ac दिया हुआ है तो 4a का मान क्या दिया हुआ है पी और सी का मान क्या दिया हुआ आर और बट्टा में क्या हो जाएगा हमारा जो होता है 2a होता है, एक जगह पर p है तो 2p हो जाएगा, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है माइनस क्यू प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी आर बटा 2p। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस माइनस रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटा 2p। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, जो हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाली है। हम इस वीडियो में लगभग 25 क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी प्रश्नों को हम अगले के वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए हम इसे लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी। हमारा मूलों की प्रकृति बताना है, तो मूलों की प्रकृति निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो हमें मूलों की प्रकृति निकालने का फॉर्मूला होता है डी बराबर हमें पे लगाते हैं क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस पर ही हम पुट करके देखते हैं, अगर माइनस में हमारा मान आ जाता है तो वो अब वास्तविक होता है, अगर माइनस में नहीं आता है तो होता है वास्तविक, अगर 0 आता है हमारा तो वो होता है वास्तविक और बराबर। तो हम इस पर देखते हैं निकाल के क्या आता है बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर करना है क्योंकि बी के जगह पर क्या दिया हुआ 6 तो क्या आ जाएगा 36 हो जाएगा और माइनस 4ac तो 4 गुना ए का मान क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 6 और सी का मान क्या दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ है 1। तो यहाँ जैसे हम इसे हल करते हैं तो यहाँ 36 बचेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 का 24। तो जैसे ही इसको हम घटाएंगे तो आएगा हमारा 2 और 1 मतलब 12 आ गया। तो 12 हमारा क्या माइनस में नहीं है प्लस में है, जैसे ही प्लस में आता है तो उसे हम पढ़ते हैं कि वास्तविक है और वास्तविक और क्या आ जाएगा असमान हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक और असमान आ गया क्योंकि 12 आ गया। अगर यहाँ पर 0 आ जाता तो हो जाता वास्तविक और बराबर, यहाँ पर माइनस में आ जाता तो हो जाता वास्तविक नहीं। तो आप तीनों कंडीशन को याद रखना है आपको। तो चलिए हम इस वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।